नमस्कार मित्रों, डीआरएस वर्ड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैथ्स पेडोलॉजी की इस सेशन में बात करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, साथ में जानेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। आज का सेशन आधारित है शिक्षण की समस्याओं पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि? आपको कारण बताना है क्यों बच्चे गलतियां करते हैं गणितीय समस्याओं को हल करने में। पहला ऑप्शन, वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते इस वजह से, या फिर उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। थर्ड कहता है, वे अर्थ निर्माण के अनेक प्रयासों में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। फोर्थ कहता है, वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। मित्रों, अगर बात करें पर्याप्त अभ्यास ना करने की, तो ये हुआ बच्चे के ऊपर आरोप लगाना। इससे आपको बचना है। अगर कोई बात बच्चे को समझ में नहीं आ रही तो ये अध्यापक की जिम्मेदारी है कि उसको साधारण और आसान तरीके से कुछ अन्य मेथड का इस्तेमाल करते हुए उसको समझाया जाए। यहाँ पर यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात करें अगर फर्स्ट ऑप्शन की, कि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ते इस वजह से उनको दिक्कत आती है, तो अधिक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एक पुस्तक हो, आसान भाषा में दी हो, अच्छे से समझाया गया हो, कॉन्सेप्चुअल हो, वही बुक बच्चे के समस्या समाधान में मदद करेगी। इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि उसका सामाजिक आर्थिक स्तर उसके निष्पादन को प्रभावित करता है, जबकि एनसीएफ कहता है कि बच्चे का जो सामाजिक और आर्थिक स्तर होता है वो उसके प्रोग्रेस में रुकावट नहीं बनता है। अगर बच्चा सीखना चाहता है, उत्सुक है, कह सकते हैं क्रिएटिव है, कह सकते हैं कि वो उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर है, तो वो उसे सीख लेगा। उसका सामाजिक आर्थिक स्तर जो होगा वो बाधा नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आंसर हो जाएगा थर्ड। मतलब क्या है थर्ड का? वे अर्थ निर्माण के अनेक प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। मित्रों, अर्थ निर्माण का मतलब होता है किसी भी शब्द की व्याख्या करना। अब व्याख्या की जा रही है और उसमें भी कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं, संकल्पनाओं का प्रयोग किया जा रहा है वैकल्पिक माध्यम से। मित्रों, जब आप वैकल्पिक माध्यम का इस्तेमाल करते हैं संकल्पनाओं को एक्सप्रेस करने में, जिससे क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जब आप कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक आधार मान करके कॉन्सेप्ट को चलते हैं, जिससे क्या होता है आपको प्रयास भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता और वो कॉन्सेप्ट आपको आगे चलकर भले ही समस्या का रूप बदल जाए, वो मदद करेगा आपको समस्या समाधान के लिए। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड। अगर आप मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। गणित के विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो में डैश हो सकता है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है ये पहले समझना होगा। मित्रों, पोर्टफोलियो को एक फाइल की तरीके से समझें। ऐसी फाइल जिसमें आपके सारे डेटा संचित हैं। मतलब कहने का, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी जो भी आपने किया है वो सारी मार्कशीटें आप उस फाइल में संचित करे हुए हैं। यहाँ तक कि आपकी इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ की जो रिकॉर्ड्स हैं, कह सकते हैं जो पत्र हैं, प्रमाण पत्र हैं, वो भी आपकी उस फाइल में संचित हैं। ऐसी फाइल को बोला जाता है पोर्टफोलियो। देखते हैं पहला ऑप्शन, आदि विन्यासकार के रिकॉर्ड, कार्यपत्रक, गणित प्रयोगशाला की गतिविधियों के रिकॉर्ड, किसी भी गणितीय मॉडल पर राइटअप, गणितीय पोस्टर और कार्ड्स, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया अथवा सामान्यीकरण किया गया आदि। सेकंड कहता है, सभी कक्षा परीक्षाओं, इकाई परीक्षाओं के रिकॉर्ड जो रूपात्मक और योगात्मक आकलन के दौरान आयोजित किए गए। थर्ड कहता है, उनके छायाचित्रों, ड्राइंग और कलाकार के रिकॉर्ड। फोर्थ कहता है, कक्षाकार और गृहकार की नोटबुक के रिकॉर्ड। मित्रों, अगर फर्स्ट ऑप्शन पर नज़र डालें अधिविन्यास पर, इसका मतलब होता है इसमें दो शब्द आते हैं, पहला समय और दूसरा भौगोलिक स्थिति। इन दोनों के आधार पर जो कार्य का रिकॉर्ड होता है आप पोर्टफोलियो में उसको रख सकते हैं। बात करें अगर कार्यपत्रक की, जिसको बोलते हैं वर्कशीट, जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ ड्रा करके अपनी फाइल में संचित कर सकते हैं। गणितीय प्रयोगशाला की जो गतिविधियां हैं उसके रिकॉर्ड रख सकते हैं। किसी भी गणितीय मॉडल पर राइटअप कह सकते हैं, उसको सुव्यवस्थित तरीके से जो आपका मॉडल है उसको आप संचित कर सकते हैं। इसके बाद में पोस्टर, कार्ड्स वगैरह, किसी भी नई प्रकार की समस्या जिसका हल खोजा गया अथवा सामान्यीकरण किया गया। मतलब कहने का क्या है कि कोई समस्या जिसको आपने सॉल्व किया उसमें वक्त लगा है, लेकिन दोबारा वक्त ना लगे उसलिए आपने क्या किया, उसको संचित कर लिया अपने फाइल में, ताकि जब ऐसी समस्या आए तो आप उसको देख करके
समस्या का समाधान कर सकें, आपको पहले जितना टाइम ना लगे, कम समय में आप उस समस्या को हल कर सकें, इसलिए आप उसको क्या करेंगे, अपनी फाइल में यानी पोर्टफोलियो में संचित कर लेंगे। इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समस्या समाधान पद्धति है, पहला ऑप्शन गणित के विकास को ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पढ़ाना। सेकंड है विद्यार्थियों को खुली समझ वाला बनाते हुए उनकी गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मकता और खोजपरक गणितीय प्रणाली, गणितीय प्रवीणता, सृजनात्मक और खोजपरक चिंतन का विकास करना। थर्ड ऑप्शन कहता है कि गणितीय बोध, विचारों, तकनीकों के पदानुक्रमिता के माध्यम से क्रमिक तथा व्यवस्थित दिशा निर्देश। फोर्थ कहता है पुनरावृत्ति स्मरण के द्वारा गणितीय निष्कर्षों, परिभाषाओं और संकल्पनाओं को पढ़ाना। फोर्थ ऑप्शन में स्मरण की बात की जा रही है, परिभाषाओं की बात की जा रही है, आप इसको हटा दीजिए। मित्रों, सृजनात्मकता की खोजपरक की अगर बात करें तो ये मदद करते हैं समस्या समाधान में, लेकिन सृजनात्मकता और खोजपरक की जो प्रवृत्ति होती है वो आती कहाँ से, उसको देखना होगा थर्ड ऑप्शन में। गणितीय बोध, विचारों एवं तकनीकों के पदानुक्रमिता के माध्यम से क्रमिक और व्यवस्थित दिशा निर्देश, ऐसे दिशा निर्देश जो कि व्यवस्थित हों, क्रमिक हों और पदानुक्रमिता के माध्यम से दिए गए। इसका मतलब क्या है कि निचले स्तर से, पहले निचले स्तर पर यानी छोटा ज्ञान दें आप उसको, फिर इसके बाद में उसका लेवल बढ़ाएं, थोड़ा बड़ा ज्ञान दें, उसके बाद हाई लेवल पर। इस प्रकार से जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं उसको बोलते हैं पदानुक्रमिता, यानी धीरे धीरे करके आप बड़े लेवल पर बढ़ते हैं और उस आधार पर आप जब दिशा निर्देश देते हैं, कैसे, किस लिए, गणितीय बोध को, यानी बोध जो होता है वो सोच होती है, विचार होता है, और टेक्निकल यानी तकनीकी, इन सब चीज़ों में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये है समस्या समाधान पद्धति। यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैटर्न को पहचानने में, संख्या और आकृतियों को नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना एवं मापन में परेशानी दर्शाता है, उसको निम्नलिखित में से किस समस्या के साथ डिसकैलकुलिया हो सकता है। मित्रों, डिसकैलकुलिया का संबंध कैलकुलेशन से होता है। ऑप्शन देखते हैं, भाषा प्रयोग, दृश्य स्मरण, दृश्य गत्यात्मक संबंध या फिर दृश्य स्थानिक कौशल। मित्रों, अगर बात करें दृश्य स्थानिक कौशल की, तो अगर बच्चे को देखने की समस्या है तो वो समय नहीं बता पाएगा घड़ी को देख करके। स्थानिक का मतलब होता है पोजिशनल, यानी अगर कोई खिलौना है जो कि कई भागों में डिवाइड है लेकिन वो जुड़ा हुआ है, जब हम उसको अलग करके बच्चों को देंगे कि इसको अरेंज करो, तो वो उसकी सही पोजीशन में नहीं लगा पाएगा उसके टुकड़ों को। इस तरह की समस्या होती है डिसकैलकुलिया में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन देखिए, जियो बोर्ड, मोतीमाला, ग्राफ पेपर या फिर गिनतारा। आप पहले इन सब चीज़ों को समझिए होता क्या है। जियो बोर्ड आप एक समझ लिए बोर्ड है, इसमें डॉट्स जो हैं एक कीले कह सकते हैं लगी हुई हैं ऐसे, ये बोर्ड है आपका। अब क्या है कि एक रबड़ के माध्यम से अगर बच्चे को ट्रायंगल का शेप देना है, समझाना है, तो आप एक यहाँ पर उस रबड़ को फंसाएंगे, यहाँ पर फंसाएंगे और यहाँ पर, इस तरह से आपका रबड़ का जो शेप हो जाएगा वो ट्रायंगल शेप हो जाएगा। इस प्रकार बच्चा ट्रायंगल के शेप को समझेगा। अगर आपको स्क्वायर समझाना है, वर्ग समझाना है, तो आप कुछ इस प्रकार से कीलियों में एक रबड़ को ऐसे फंसाएंगे उस बोर्ड में जो कि लगी हुई हैं। इस प्रकार से बच्चा वर्ग की संकल्पना को समझेगा। ये होता है जियो बोर्ड में। मोतीमाला से क्या होता है, मोतीमाला कह सकते हैं मालाएं जो होती हैं, जब आप उसको किसी स्लेब में मालाओं को रखते हैं और वो लुढ़कते हुए नीचे आती हैं, इससे क्या होता है, रोटेशन का जो प्रोसेस होता है वो बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ग्राफ की बात करें, ग्राफ में क्या होता है, जैसे कोई ग्राफ बना है जिसमें से एक पॉइंट बना, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। जब बच्चों को दशमलव के बारे में बताना होता है, जैसे आप इसमें एक में छोटे छोटे 10 पॉइंट बना दिए गए, अब उसको कहा गया बच्चा बताओ कि इसमें आधा कहाँ पर है, यानी 0.5 कहाँ पर है, तो ये 1 का आधा करेगा और यहाँ पर इंगित करेगा। जबकि 1.5 के लिए बताना होगा तो यहाँ पर बताएगा। यानी ये ग्राफ के माध्यम से ये दशमलव संख्याओं के बारे में जानकारी उसको मिलेगी। इस प्रकार से आधा ये हो गया, 1.5 ये हो गया। अब ये जोड़ना यहाँ पर सीखेगा, योग को सीखेगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड।
गिन तारा क्या होता है आप इसको भी समझ लीजिए। गिन तारा एक इस प्रकार का उपकरण होता है जिसमें ऐसी रोडें लगी होती हैं और इन रोडों में क्या होता है, एक कह सकते हैं मोती जैसे जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे पिरोई हुई होती हैं कई सारी। जब बच्चे को काउंटिंग सिखाई जाती है, जैसे कि सिखाना हुआ 10 सिखाना हुआ, तो यहाँ पर कोई भी माला का कह सकते हैं कोई भी एक मोती है उसको अलग नहीं किया जाएगा, यानी 0, यहाँ पर एक मोती अलग कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा 10। अगर हमें सिखाना हुआ बच्चों को 45, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस लाइन में 5 जो मोती हैं उसको अलग किया जाएगा, जबकि इस लाइन में 45 को सिखाने के लिए जो 4 मोतियाँ होंगे उनको अलग किया जाएगा। इस प्रकार से वो 45 की संकल्पना को सीखेंगे, किससे? गिन तारा से। गिन तारा जो होता है जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का अबेकस होता है, कह सकते हैं अबेकस को ही गिन तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चा है, अब शिक्षा का साधन क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन टेलर का गिन तारा। गिन तारा अभी आपने पढ़ा, ऐसे रोडें जिसमें लगी होती हैं जिससे दृष्टिबाधित बच्चा छू करके उसको कैलकुलेट कर सकता है। भिन्न की किट का क्या मतलब होता है मित्रों? जैसे कि एक कुछ इस प्रकार की ठोस चीज़ है जिसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जानता है बच्चा 4 भागों में डिवाइड है, इसको बोलेंगे सब 1/4 हैं। अब जब एक भाग हट जाएगा तो बच्चा बताएगा कि ये बचा 3/4। इस प्रकार से बच्चे को भिन्न की किट के माध्यम से सिखाया जाता है। अब बात रही संख्या चार्ट की, तो संख्या चार्ट अगर बनाएंगे उससे समझाएंगे। जब बच्चे को दिख नहीं रहा तो वो कैसे संख्या चार्ट को पढ़ेगा? यहाँ पर संख्या चार्ट सही नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन में भी संख्या चार्ट है, इसको आप हटा दीजिए। फोर्थ ऑप्शन में भी संख्या चार्ट है, उसको भी आप हटा दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड में एक शब्द दिया हुआ है कंप्यूटर। अब आप कहेंगे कंप्यूटर से कोई दृष्टिबाधित बच्चा कैसे पढ़ेगा? मित्रों, कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन होता है जिसको इंस्टॉल करने के बाद में वो क्या करता है कि उसमें एक लीड लगा दी जाती है और ईयरफोन के माध्यम से जब बच्चा उस माउस से कंप्यूटर को चलाता है और जो कर्सर होता है जिस भी आइकन पे जाता है वो लीड जो लगी होती है कान में उससे उसको सुनाई देता है कि वो कहाँ पर पहुँचा है। तो वो सुन करके वो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। इसलिए कंप्यूटर भी एक माध्यम होता है दृष्टिबाधित बच्चों को सिखाने के लिए। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है कि गणित में रुचि का अभाव। सेकंड है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव। थर्ड कहता है कि शून्य के महत्व की समझ का अभाव, जबकि फोर्थ कहता है पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। मित्रों, यहाँ पर सब लिखित काम है। लिखित काम से पहले बच्चों को सामूहिकृत तरीके से सिखाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि बच्चे का कह सकते हैं एक ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है 10 बच्चों का। इसमें एक बच्चा है जो कि अलग है, ये 10 बच्चों का ग्रुप है। इसमें से हमने 2 बच्चे बाहर कर लिए। अब इस बच्चे से पूछा आप बताइए इस ग्रुप में कितने बच्चे बचे? वो बच्चा 2 बच्चों को घटा करके 10 में बताएगा 8 बचे। इस तरह से वो फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो 8 का ग्रुप है उसमें से इन 2 जो अलग हुए उसको मिला देंगे। अब पूछेंगे बच्चा बताओ कि ये कितने का ग्रुप हुआ। फिर अब ये क्या करेगा, 8 में से 2 को जोड़ेगा। इस तरह से जोड़ना और घटाना कुछ इस तरह की संक्रियाओं को ये बच्चा यहाँ पर पुनर्समूहीकरण के द्वारा सीखेगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ। यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? लेखन अक्षमता, जिसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। गणितीय अक्षमता, जिसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। दृश्य स्थानिक संगठन में अक्षमता, या फिर फोर्थ ऑप्शन है पठन अक्षमता, यानी कहते हैं इसको डिसलेक्सिया। मित्रों, समस्या संख्याओं और परिकलन में है, यानी मैथ से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कोणों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि। शिक्षिका का उद्देश्य है यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से
चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। सेकंड कहता है सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थी की सहायता करना। थर्ड कहता है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। जबकि फोर्थ कहता है विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। मित्रों, फोर्थ ऑप्शन की बात की जाए परिभाषा, थर्ड ऑप्शन की बात की जाए परिभाषा, सेकंड में परिभाषा और कंठस्थ, ये सारी बातें आपको हटा देनी है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। हल तो कर लिया उसने, लेकिन व्याख्या करने में वो सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। सेकंड कहता है कि परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। थर्ड कहता है कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। मित्रों, यहाँ पर बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, यानी बच्चे में भाषा की दिक्कत है। बच्चा समस्या को सॉल्व कर ले रहा है, हल कर ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो गणित में वो प्रवीण है, उसको गणित आती है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ। इस प्रकार से ये सेशन यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।